वीडियो में हम लोगों ने परागण के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। मतलब पोलिनेशन, ठीक है, कितने टाइप का होता है, फिर उसमें कौन कौन से एजेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। और उसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, मतलब पुष्प की संरचना के बारे में। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फ्लावर का जो मेल सेक्स पार्ट होता है, मतलब पुष्प का जो नर जनन अंग होता है, उसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं या हिंदी में पुमंग कहते हैं। और जो फीमेल पार्ट होता है उसको गाइनोसियम या जायंग कहते हैं, ठीक है। जो एंड्रोसियम होता है मतलब पुमंग होते हैं, उसका एक जो पार्ट होता है उसको हम लोग स्टेमेन या पुंकेसर कहते हैं। और जो गाइनोसियम होता है उसके एक पार्ट को हम लोग पिस्टिल या कार्पल या स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे जो एंथर सेक होता है, जो पराग कोश होता है, उसमें परागकण बनते हैं, मतलब पोलन ग्रेन बनते हैं। और जो गाइनोसियम होता है उसमें जो ओवरी रहती है, उस ओवरी के अंदर ओव्यूल या बीजांड का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोर होता है उसको परागकण और मेगास्पोर को ओव्यूल या बीजांड कहते हैं, ठीक है। जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मतलब परागकण और बीजांड, मतलब पोलन ग्रेन और ओव्यूल, ये फ्लावर में किस प्रकार से बनते हैं, इनकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। जो माइक्रोस्पोर होता है, परागकण होता है, उसके बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और जो ओव्यूल होता है जिसको हम लोग मेगास्पोर या बीजांड भी कहते हैं, उसके बनने की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो दो टाइप की प्रोसेस होगी प्लांट में भी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के कारण बनेंगे अपने माइक्रोस्पोर या परागकण, जिसको अंग्रेजी में पोलन ग्रेन कहते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा बनेंगे बीजांड, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोर और जो मेगास्पोर होते हैं, जिनको हम लोग परागकण और बीजांड कहते हैं, मतलब पोलन ग्रेन और ओव्यूल कहते हैं, उनकी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है। और ये रिस्पेक्टिवली मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि माइक्रोस्पोर या परागकण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, ठीक है। इससे रिलेटेड 2 शार्ट क्वेश्चन जो 1 वर्ड में आते हैं, वो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। उसमें वो 2 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, मैं उनको डबल से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो माइक्रोस्पोर या परागकण होता है, उसकी जो बाह्य भित्ति होती है, मतलब जो उसकी आउटर वॉल होती है, उसको क्या कहते हैं। तो उसकी जो आउटर वॉल होती है उसको एक्साइन कहते हैं, इसको हिंदी में बाह्य चोल कहते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो माइक्रोस्पोर की ये जो एक्साइन होती है, जो परागकण की जो एक्साइन होती है, बाह्य चोल होती है, वो किस केमिकल या किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है, तो उसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर और आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि परागकण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ पोलन ग्रेन। और इसी को थोड़ा सा अगर उन्होंने कंफ्यूजन करा तो ऐसा भी आ सकता है कि माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो माइक्रोस्पोर को ही परागकण कहते हैं
ठीक है, माइक्रोस्पोर को ही पोलन ग्रेन कहते हैं, और पोलन ग्रेन या परागकण को हम लोग लघु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है उसका अपने को डायग्राम बनाना है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये माइक्रोस्पोर या परागकण की संरचना बनी हुई है। ये सब अपने को एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये डायग्राम बनाना है। ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये लार्ज नंबर में, असल की संख्या में एंथर सेक या परागकोश के अंदर भरे रहते हैं। जब परागकोश के अंदर ये भरे हुए बहुत ज़्यादा संख्या में इनकी नंबर बढ़ जाती है, तो जो माइक्रोस्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानी कहते हैं। वो अचानक ही फट जाती है, मतलब वो ब्रस्ट हो जाती है, और उसमें से माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, मतलब माइक्रोस्पोर मुक्त हो जाते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर को अगर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की दिखाई देती है। सबसे जो उसकी जो आउटर वॉल होती है, जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ये इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो आउटर वॉल होती है ये स्पाइनी होती है, कटीली होती है। ये इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक्साइन या हिंदी में बाह्य छोर कहते हैं। इसके अंदर एक जो लेयर होती है वो स्मूथ होती है, मतलब चिकनी होती है इसकी तुलना में। उस लेयर को इंटाइन या अंतःचोल कहते हैं। तो ये दो वाल हो गई, इसकी आउटर वाल बाह्य भित्ति जिसको एक्साइन कहते हैं, और अंतःभित्ति जिसको हम लोग इंटाइन कहते हैं। ठीक है ना, आउटर वाल एक्साइन, इनर वाल इंटाइन। फिर उसके अंदर ये जो इसका जो जर्म प्लाज्म होता है, उस जर्म प्लाज्म में एक डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा उसमें जर्म प्लाज्म के अंदर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती है, और इसमें एक जर्म पोर पाया जाता है, जनन छिद्र पाया जाता है। उस जनन छिद्र से ही व्हेन पोलन ग्रेन रीचेस टू द स्टिग्मा, मतलब जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो यहीं से फिर इसमें पोलन ट्यूब बनती है, पराग नलिका बनती है। और उस पराग नलिका में, उस पोलन ट्यूब के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है इसका माइक्रोस्पोर का, ये डिवीजन करके दो सेल बनाता है। उन दो सेल में से एक सेल जो जनरेटिव सेल होती है, वो जनरेटिव सेल जो रहती है वो दो मेल गैमेट या दो नर युग्मक बनाती है। वो दोनों नर युग्मक या दोनों मेल गैमेट पोलन ट्यूब में आ जाते हैं, और वो बारी बारी से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में भाग लेते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर का अपने को ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। बहुत ही सरल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा के अंदर इसको पूछा गया है। इसको हम लोग हिंदी में परागकण कहते हैं और अंग्रेजी में पोलन ग्रेन कहते हैं, और इसी परागकण को अंग्रेजी में माइक्रोस्पोर कहते हैं और हिंदी में लघु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। ठीक है ना, फिर इसी में से ये दो वर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बार बार फिर डबल से बता रहा हूँ, अब आपको और क्लियर कट हो जाएगा कि ये जो माइक्रोस्पोर या परागकण है, इसकी ये जो बाहरी भित्ति है, ये बाहरी भित्ति क्या कहलाती है। तो इस बाहरी भित्ति को मैंने जैसे लिखा है एक्साइन, जिसको हिंदी में हम लोग बाह्य चोल कहते हैं। ये एक केमिकल की बनी होती है, उस केमिकल पदार्थ का नाम या केमिकल सब्सटेंस का नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। तो ये डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा, और इसी को हम लोग मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ये नर युग्मोद्भिद की फर्स्ट अवस्था है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। और ये कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं एंथर सेक में, और इनके बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब ये कहाँ बनते हैं? परागकोश में, और इनके बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग लघु बीजाणु जनन। जिस प्रकार से माइक्रोस्पोर बनता है उसी टाइप से मेगास्पोर बनता है ना। मेगास्पोर या गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को हम लोग गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना। ये बनेंगे कहाँ पर? ये बनेंगे ओवरी के अंदर। ओवरी किसका पार्ट है? ओवरी पार्ट होता है पिस्टिल का या स्त्री केसर का। अपन ने जब फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो आपको एक कार्पल या जो पिस्टिल होता है उसके 3 पार्ट बताए थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स होते हैं। जितने भी
प्लांट अर्थ के ऊपर पाए जाते उगते हुए, स्पेशली फेनेरोगेम्स, जो 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। फेनेरोगेम्स मतलब वो प्लांट जो बीज से उत्पन्न होते हैं, मतलब बीजी प्रकृति के पौधे, जिनमें दो कैटेगरी के प्लांट आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मतलब अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो इन पौधों के अंदर 6 टाइप के ओव्यूल साइंटिस्ट लोगों ने अभी तक फाइंड आउट करे, ठीक है। तो वो 6 टाइप के जो ओव्यूल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहले तो आपको मैं उनके 6 के बारे में बता देता हूँ। एक होता है आर्थ्रोट्रोपस, एक होता है एनाट्रोपस, एक होता है हेमी एनाट्रोपस, एक होता है सर्सिनोट्रोपस और एक होता है केमाइलोट्रोपस, ठीक है ना, और एक होता है एम्फीट्रोपस। इस टाइप के 6 प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन 6 प्रकार के जो ओव्यूल या 6 प्रकार के जो बीजांड होते हैं, इन बीजांड में से जो हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पी पौधों में जनन। तो पुष्पी पौधे मतलब एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। इन पौधों के अंदर एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। मतलब जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट या जितने भी प्रकार के आवृत बीजी पौधे हमारे सराउंडिंग में हमें उगते हुए मिलते हैं, उनमें अगर आप देखोगे तो उनमें से जैसे आप लोगों ने 100 प्लांट को ऑब्जर्व करा तो 100 में से आपको 80 प्लांट में आपको एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल मिलेगा, ठीक है ना। एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो इसका एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है, इसके अंदर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है, बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ओव्यूल, है ना। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजांड या ओव्यूल को ही मेगास्पोर या गुरु बीजाणु कहते हैं, और यही फीमेल गेमेटोफाइट कहलाता है, मतलब मादा युग्मोद्भिद कहलाता है। तो इसका 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो बीजांड की संरचना, मेगास्पोर की संरचना, या फीमेल गेमेटोफाइट मतलब मादा युग्मोद्भिद, ठीक है ना। ओव्यूल, मेगास्पोर, फीमेल गेमेटोफाइट, बीजांड, गुरु बीजाणु और मादा युग्मोद्भिद, ठीक है ना। तो ये जो मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ कि किस टाइप का एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। मैं एक और चीज आपको बता दूं, ओव्यूल भले वो किसी टाइप का हो, आउट ऑफ दिस 6, इन 6 प्रकार के बीजांड में से किसी भी प्रकार का बीजांड हो, किसी भी टाइप का ओव्यूल हो, उसकी जो बेसिक एनाटॉमी होती है, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, वो मोर और लेस सेम होती है, ठीक है ना। सब में एक ही टाइप की स्ट्रक्चर होती है, बस वो जो फनिकल होता है, और फनिकल की जो माइक्रोपाइलर और चेलेजर एंड की जो पोजीशन होती है, मतलब बीजांड द्वार, चेलेजा और फनिकल की जो सापेक्ष स्थिति होती है, उसके आधार पर ओव्यूल को साइंटिस्ट लोगों ने इतनी 6 क्लास में क्लासिफाइड किया है। ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर की संरचना का चित्र, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो वर्गीकरण का जो आधार रखा गया है, मतलब क्लासिफिकेशन का जो बेस है, वो ये है चेलेजा, माइक्रोपाइल और फनिकल, इनकी क्या रिलेटिव पोजीशन है, मतलब इनकी जो सापेक्ष स्थिति है, उसके आधार पर ये 6 प्रकार के बीजांड होते हैं, जितने भी नेचर में हमारे को प्लांट उगते हुए मिलते हैं। तो ये आपके सामने ये जो डायग्राम बना है, ये एनाट्रोपस प्रकार के बीजांड की संरचना है। इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं, उन पौधों में 80% जो प्लांट स्पीसीज होती है, 80% जो पादप प्रजातियां होती है, उनमें आपको इसी प्रकार का बीजांड, इसी प्रकार का ओव्यूल देखने को मिलेगा। इस बीजांड या इस टाइप के ओव्यूल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इसमें जो माइक्रोपाइलर एंड और जो चेलेजा एंड होते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और उनके राइट एंगल पर ये फनिकल होता है, ठीक है। अब ये तो 2 एक्सिस हो गए, इसके 2 सिरे हो गए, एक कहलाता है ये चेलेजल एंड, जिसको हम लोग हिंदी में निभाग सिरा भी कहते हैं, ये कहलाता है ये माइक्रोपाइलर एंड, या जिसको हम लोग बीजांड द्वार सिरा भी कहते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के द्वारा ये ओव्यूल
जो रहता है ओवरी की वाल से जुड़ा रहता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग फनिकल या बीजांड ग्रंथ कहते हैं। तो ये तीन में पार्ट हो गए, पहले तो चेलेजा एंड, माइक्रोपाइलर एंड और फनिकल, ठीक है। फिर जो ओव्यूल रहता है वो ओव्यूल एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, बहुकोश की संरचना होती है। उसके बाहर एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है जिसको हम लोग इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण कहते हैं। ये फिर तीन भागों में बटी होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट, मिडिल इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, मतलब बाहरी अध्यावरण, मध्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंटेग्यूमेंट के और अंदर की ओर एक राउंडेड स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक गोलाकार रचना पाई जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है। इस एम्ब्रियो सेक और इंटेग्यूमेंट के बीच में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको न्यूसेलस कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बीजांड काय कहते हैं। ये बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर प्रश्न 1 वर्ड में पूछा जाता है कि अध्यावरण और भ्रूण कोश के बीच कौन सी संरचना पाई जाती है, तो उसका राइट आंसर होगा बीजांड काय, अंग्रेजी में कहते हैं न्यूसेलस। इंग्लिश में कैसा हो जाएगा, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन इंटेग्यूमेंट एंड एम्ब्रियो सेक नॉन एज, तो उसका आंसर हो जाएगा न्यूसेलस, मतलब अध्यावरण और भ्रूण कोश के बीच बीजांड काय पाया जाता है, ठीक है। अब जो एम्ब्रियो सेक होता है इसका, वो एम्ब्रियो सेक जो रहता है उसमें तीन जो सेल रहती है जो चेलेजा एंड की ओर होती है, उन सेल को हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं। इनको हम लोग हिंदी में प्रतिध्रुव कोशिकाएं कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड की ओर तीन सेल होती है, इनमें से दो तो एक ये और एक ये, इन दोनों सेल को हम लोग सिनर्जिड सेल कहते हैं, हिंदी में सहायक कोशिका कहते हैं। और एक जो होती है वो बड़े आकार की सेल होती है, बड़ी साइज की सेल होती है, उसको हम लोग एग या अंड कहते हैं। और इन तीनों को मिलाकर, किस किस को मिलाकर, अंड और सहायक कोशिकाएं, मतलब एग और सिनर्जिड सेल, इन दोनों को मिलाकर एग अपरेटस कहते हैं। हिंदी में जो होता है बीजांड अंड उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अंड उपकरण, अंग्रेजी में एग अपरेटस कहते हैं। इन तीनों सेल के बीच में एम्ब्रियो सेक में दोनों ओर से एक एक न्यूक्लियाई आ जाते हैं, मतलब एक इधर से न्यूक्लियस आ जाता है, एक इधर से आ जाता है। जब दो आ जाते हैं तो न्यूक्लियाई कहते हैं। इन दोनों न्यूक्लियाई को हम लोग पोलार न्यूक्लियाई कहते हैं, हिंदी में ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। ये ध्रुवी केंद्रक जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके पहले, मतलब निषेचन के पूर्व, ये दोनों समेकित हो जाते हैं, दोनों फ्यूज हो जाते हैं। तो इनके फ्यूजन से जो न्यूक्लियस बनेगा उसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, ठीक है। वो कब बनेगा, फर्टिलाइजेशन के पहले, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो सेक में क्या क्या स्ट्रक्चर हो गई, भ्रूण कोश में क्या क्या संरचना हो गई, तीन चेलेजा एंड की ओर पाए जाने वाली सेल को हम लोग एंटीपोडल सेल या प्रतिध्रुव कोशिकाएं कहते हैं। तीन माइक्रोपाइलर एंड की ओर प्रेजेंट जो सेल है, इनको कलेक्टिवली हम लोग हिंदी में अंड उपकरण और अंग्रेजी में एग अपरेटस कहते हैं। इनमें से दो जो सेल होती है उनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल या हिंदी में सहायक कोशिका, और एक बड़े साइज की सेल होती है उसको बोलते हैं अंड। ये भी परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि अंड उपकरण में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन एग अपरेटस, तो इसका राइट आंसर होगा 3 सेल। उनमें से दो तो होती है सहायक कोशिकाएं जिनको अंग्रेजी में हम सिनर्जिड सेल कहते हैं, और एक होता है एग, और दोनों एंड से दो न्यूक्लियाई जाते हैं। इन न्यूक्लियाई को हम लोग पोलार न्यूक्लियाई कहते हैं। और इस पूरी स्ट्रक्चर को, पूरी संरचना को हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं, अंग्रेजी में एम्ब्रियो सेक कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आगे जाकर आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा जब मैं आप लोगों को इसमें डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन की प्रक्रिया को समझाऊंगा, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको इसके पहले बता ही दिया था कि ये जो ओव्यूल होता है ओवरी की वाल से जुड़ा रहता है, मतलब अटैच टू द वॉल ऑफ ओवरी। तो जिस स्ट्रक्चर के द्वारा ये जुड़ा रहता है उसको फनिकल कहते हैं। कभी आप लोगों ने आम को देखा होगा, ऐसे जो मान के चलना आम के प्लांट पर ऐसे लगे हुए,
तो वो जो स्ट्रक्चर जिसके द्वारा वो आम का फल जुड़ा रहता है ब्रांच से, वो स्ट्रक्चर इसी फनिकल से बाद में बनती है, ठीक है ना। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है और फ्रूट बन जाता है, मतलब फल बन जाता है, तो यही बीजांड ग्रंथ वो उसके जो स्टाक के में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये जो फनिकल जहां पर जाकर इससे इंटेग्यूमेंट से अटैच होता है, मतलब उस स्ट्रक्चर को हम लोग रेफी कहते हैं। तो ये जो पार्ट है ये रेफी कहलाता है, ठीक है। कुछ पार्ट उसी के ऊपर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम लोग हाइलम कहते हैं। तो ये फिर टिपिकल स्ट्रक्चर है काय की, एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल की, ठीक है ना। एनाट्रोपस प्रकार के बीजांड की जितने भी प्लांट आप लोग अपने आसपास उगते हो देखते हो, भले ही वो एक बीजपत्री पौधे हो चाहे वो द्विबीजपत्री हो, भले वो मोनोकोटिलिडन प्लांट्स हो डाइकोटिलिडन प्लांट्स हो, उन प्लांट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको 80% एंजियोस्पर्म प्लांट की फैमिली में, मतलब 80% आवृतबीजी पादपों की जो कुल है फैमिली है, उनमें आपको इसी प्रकार का ओव्यूल देखने को मिलेगा। इस टाइप के ओव्यूल को हम लोग एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड या एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल कहते हैं। इसी टाइप का एक आर्थ्रोट्रोपस होता है, एक एम्फीट्रोपस होता है, एक हेमी एनाट्रोपस होता है, एक सर्सिनोट्रोपस होता है और एक कैम्पाइलोट्रोपस होता है। तो टोटल 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं प्लांट स्पीसीज में। और जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं, जो अनावृतबीजी पौधे होते हैं जैसे पाइनस, साइकस, इन प्लांट के अंदर आपको आर्थ्रोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल मिलता है, जो कि उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब उन प्लांट में केवल जितनी भी प्लांट स्पीसीज है उनकी धरती पे उगती हुई पाई जाती है, उनमें सब में आर्थ्रोट्रोपस मिलेगा। पर एंजियोस्पर्म में आपको 6 में से कोई सा भी मिल सकता है, पर मोस्ट ऑफ में इसी टाइप का ओव्यूल आपको, इसी प्रकार का बीजांड आपको ओवरी के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसका परीक्षा के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। और इसी को दो, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर पेपर मेकर ने, अगर पेपर सेटर ने दिया तो इसी को ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, मेगास्पोर की संरचना को समझाइए, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ गुरु भी, मतलब हिंदी में गुरु बीजाणु कहते हैं, अंग्रेजी में मेगास्पोर कहते हैं, और यही फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मोद्भिद कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, मतलब लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, मतलब परागकण और बीजांड, पोलन ग्रेन और ओव्यूल की स्ट्रक्चर को पढ़ा, ठीक है ना। इसमें मैं आपको बिल्कुल एज ए समरी बता देता हूं कि क्या है इसकी समरी। माइक्रोस्पोर या जो परागकण होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, ये एंथर सेक के अंदर बनते हैं, मतलब परागकोश पे बनते हैं। इनके बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। मेगास्पोर या गुरु बीजाणु या ओव्यूल, ये आपके ओवरी में बनते हैं। इनके बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, हिंदी में गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है ना। लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर उन्होंने इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा था, बीजाणु जनन क्या है, व्हाट इज स्पोरोजेनेसिस, इसके प्रकार को समझाइए, एक्सप्लेन इट्स टाइप, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पुष्प के अंदर बीजाणु या स्पोर बनने की प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर इन द फ्लावर्स इज नोन एज स्पोरोजेनेसिस। फिर अपन ने कहा ये 2 टाइप का होता है, एक होता है लघु बीजाणु जनन और एक होता है गुरु बीजाणु जनन। अंग्रेजी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बनते हैं आपके माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोरोजेनेसिस
की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं आपके मेगास्पोर या ओव्यूल, ठीक है ना। तो माइक्रोस्पोर को कहते हैं हम परागकण और मेगास्पोर को बोलते हैं हम लोग बीजांड। मतलब माइक्रोस्पोर इज नोन एज पोलन ग्रेन एंड मेगास्पोर इज नोन एज ओव्यूल, है ना। अब इनसे ये दोनों स्ट्रक्चर के द्वारा कैसे आफ्टर पोलिनेशन, जब परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे निषेचन होता है, कैसे जाइगोट बनता है, कैसे एम्ब्रियो बनता है, कैसे एंडोस्पर्म बनता है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग सीखे। ऑल द बेस्ट।